गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 9th क्लास का भी एक चैप्टर है और 10th क्लास का भी एक चैप्टर है। आज की क्लास में मैं दोनों ही क्लासेस का जो सिलेबस है वो कवर करूँगा। 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले हाफ में और फिर उसके बाद 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट बेसिक आज की वीडियो में हो जाएगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 पार्ट और आएंगे। एक पार्ट में जितने भी आज मैं फॉर्मूले सिखाऊंगा उन सभी फॉर्मूलों का डेरिवेशन होगा। डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज के पर्पज़ के हिसाब से मैं वो कराऊंगा। और तीसरी वीडियो में शॉर्टकट फॉर्मूले होंगे जो आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हेल्प होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होता है, तो वो जैसे मर्जी आए, आपको उसे पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर आज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हमें ये समझना होगा प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों हमारे मैथमेटिक्स का वो हिस्सा होता है जिसके अंदर हम ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट की हेल्प से स्टडी करते हैं। ज्योमेट्री को किसकी हेल्प से स्टडी करते हैं? कोऑर्डिनेट्स। मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक पॉइंट है, समझ पा रहे हो बात को? क्या ये एक पॉइंट, मैं इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहता हूँ। मैं इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बता पाऊँगा किसी को भी कि ये जो पॉइंट है पूरे के पूरे बोर्ड पे सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं बता दूँ कि ये जो पॉइंट है इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। समझ पा रहे हो बात को? फिर कोई बच्चा कहेगा सर ये 10 सेंटीमीटर, तो कोई पॉइंट यहाँ पे भी तो हो सकता है जिसकी डिस्टेंस इससे 10 सेंटीमीटर है। बिल्कुल हो सकता है, यानी कि ये सफिशिएंट डाटा नहीं है जिससे मैं इस पॉइंट की एग्जैक्ट क्या बता पाऊँ, लोकेशन। तो मेरे पास एक ऑप्शन और है प्यारे बच्चों, तो मैं ये कह सकता हूँ इस पॉइंट की इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है और इस लाइन से जो डिस्टेंस है ना प्यारे बच्चों वो 100 सेंटीमीटर है। कितने हैं? 100 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पी पॉइंट फिक्स हो गया? बिल्कुल फिक्स हो गया बच्चों। अब ये अपनी पोजीशन से इधर उधर हिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसकी यहाँ से 10 सेंटीमीटर और यहाँ से 100 सेंटीमीटर। तो इस पूरे के पूरे बोर्ड पे बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो इससे 10 सेंटीमीटर और इससे कितने सेंटीमीटर होगा? 100 सेंटीमीटर दूर होगा। समझ पा रहे हो बात को? यानी कि किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए मुझे 2 लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। एक वर्टिकल लाइन मतलब इस तरीके से, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ पा रहे बच्चों? तो किसी भी पॉइंट की किसी प्लेन के ऊपर लोकेशन बताने के लिए मुझे 2 रेफरेंस लाइन की ज़रूरत पड़ती है। उन 2 रेफरेंस लाइन में से एक वर्टिकल लाइन होती है प्यारे बच्चों, और एक क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हमारी कौन सी लाइन है प्यारे बच्चों? वर्टिकल लाइन। इन 2 लाइन की हेल्प से हम इस बोर्ड के ऊपर किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एक्स एक्सिस। इस वर्टिकल लाइन को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। अब मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हो बात को? और इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से डिस्टेंस ये। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो डिस्टेंस है बच्चों इस पॉइंट की, इस पॉइंट ए की, इसको हम वाई कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई। इसी तरीके से इस पॉइंट की इस वर्टिकल लाइन से जो डिस्टेंस है इसको हम एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एक्स कहते हैं। तो इस पॉइंट की लोकेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, एक्स कोमा वाई। पहले एक्स आता, ध्यान रखना, वाई। समझ पा रहे बच्चों? इस एक्स वाई दोनों की वैल्यू को ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। समझ पा रहे बच्चों? पहला वर्ड क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेट। यानी कि इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से, यानी कि इस एक्स वाई की हेल्प से हमें ज्योमेट्री को पढ़ना है, और मैथमेटिक्स के उसी हिस्से को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ पा रहे हो बच्चों? कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल लाइन से डिस्टेंस वाई कहलाती है,
वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस x कहलाती है, और x और y दोनों को इकट्ठा अगर हम लिखे तो उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट कहते हैं। समझ गए। और इस पूरे के पूरे प्लेन को जिस पे ये हमने लाइनें ड्रॉ की है, इस एंटायर प्लेन को जिसके ऊपर हमने ये लाइनें ड्रॉ की है, इसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत बच्चों? x की जो वैल्यू होती है उसका दूसरा नाम होता है प्यारे बच्चों एब्सिसा। क्या होता है? एब्सिसा। y की वैल्यू को प्यारे बच्चों हम कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है। ये दोनों ही लाइनें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है बच्चों, ये दोनों ही लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसी को हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ठीक है। समझ पा रहे हो बच्चों? इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा वो क्या होते हैं? 0,0। यानी कि ओरिजिन जो है उसके जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि उसकी जो x की वैल्यू है वो भी 0 होगी हमेशा, और उसकी जो y की वैल्यू है वो भी 0 हो गई। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? जितना मैंने बताया अभी तक कि किसी भी पॉइंट की किसी प्लेन के ऊपर लोकेशन बताने के लिए हमें दो लाइनों की ज़रूरत होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस कहते हैं। समझ पा रहे हो बात को? इस लाइन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो y कहलाती है, इस पॉइंट की इस लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन से जो डिस्टेंस है वो x कहलाती है, और इस x और y दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक है। जिस प्लेन के ऊपर हमने ये सब ड्रॉ किया उसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, x की वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट, और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये दोनों लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? चले आगे। ठीक। अब 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चों आपको कुछ पॉइंट्स है वो पता होने चाहिए जो कॉमन सेंस है। पहला पॉइंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट। बेटा कोऑर्डिनेट ध्यान रखना, x और y दोनों को कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों? 0,0 कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0,0। समझ पा रहे बच्चों? कोऑर्डिनेट ऑफ any point on x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है प्यारे बच्चों, उस पर y की वैल्यू क्या होगी? 0। अब कई बच्चे कहते हैं सर क्यों? ध्यान से देखो बच्चों, मान लो x एक्सिस ये पूरी है कंप्लीट, इसके ऊपर ये पॉइंट है। मैंने अभी आपसे क्या समझाया? पॉइंट की x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो y कहलाती है। अब ये पॉइंट इस x एक्सिस पे आ गया तो इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? 0। इसका मतलब x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? x, 0 होगा। समझ पा रहे हो बात को? इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा प्यारे बच्चों उस पे x की वैल्यू 0 होगी और y कुछ भी हो सकता है। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, x हमेशा पहले लिखा जाता है, y हमेशा बाद में लिखा जाता है। इसका कोई टेक्निकल रीज़न नहीं होता, ये कुछ कुछ वैसे ही है जैसे जब हम अपना नाम लेते हैं तो हम अपना फर्स्ट नाम पहले बोलते हैं और सरनेम बाद में। समझ पा रहे हो? जैसे मनोज जांगड़ा, तो मनोज पहले बोला गया, जांगड़ा बाद में बोला गया। इसी तरीके से ध्यान रखना, हमेशा पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में किसकी वैल्यू लिखी जाती है? y की वैल्यू। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? ठीक है। उसके अलावा आपको याद होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से किसी पॉइंट की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है? y। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, जैसे ये पॉइंट है बच्चों, ये कह रहा है इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस, तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों इसी डिस्टेंस को तो हम y कहते हैं। तो अगर आपसे किसी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो वो किसकी वैल्यू होगी? y की वैल्यू होगी। इसी तरीके से आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ ले किसी पॉइंट की y एक्सिस से, किससे पूछ ले बच्चों? y एक्सिस, तो वो किसकी वैल्यू होगी? x की वैल्यू होगी। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो बच्चों? कोई दिक्कत? ठीक है। उसके अलावा बच्चों ये दोनों एक्सिस इस पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करती है। किस में डिवाइड करती है?
4 हिस्सों में डिवाइड करती है, उन चारों हिस्सों को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। देखो क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, एक चौथाई, यानी कि दोनों लाइनें 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही है तो चारों हिस्सों को क्या नाम देंगे, क्वाड्रेंट। तो ये चारों के चारों हिस्से जो हमारे बन रहे हैं ये क्या है, क्वाड्रेंट। ये भी क्या है, क्वाड्रेंट। समझ पा रहे हो, ये भी क्या है, क्वाड्रेंट, और ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेंट। ठीक है, बस इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, और इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। कोई प्रॉब्लम बच्चों? उसके अलावा एक साइन ऑफ कन्वेंशन भी होता है। साइन ऑफ कन्वेंशन मतलब मान लो ये एक्स एक्सिस है, इससे ऊपर कोई भी वैल्यू अगर y की ली जाएगी तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, इसलिए y की वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है और नीचे की तरफ क्या होती है, नेगेटिव। इसी तरीके से इधर देखोगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू इधर पॉजिटिव होती है, वाई एक्सिस से राइट हैंड साइड में, और वाई एक्सिस से लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है, नेगेटिव। बच्चों इनका कोई रीज़न नहीं है, साइन ऑफ कन्वेंशन होता है कि हमें मान लिया जाता है कि इस लाइन से इधर कोई भी वैल्यू अगर आप एक्स की ले रहे हो तो वो पॉजिटिव होगी। ये लाइन कौन सी है, वाई एक्सिस, और इधर कोई वैल्यू लोगे तो नेगेटिव। समझ पा रहे हो बच्चों? तुम कहोगे सर मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है, उसी चीज़ को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये आपकी वाई एक्सिस है कोई, और ये आपकी एक्स एक्सिस है। आप इधर वैल्यू जो लिखोगे प्यारे बच्चों पॉजिटिव लिखोगे, यानी कि +1 +2 +3 +4, और इधर कोई वैल्यू लिखोगे तो -1 -2 -3। इसी तरीके से नीचे कोई वैल्यू लिखोगे -1 -2 -3, और ऊपर कोई वैल्यू लिखोगे +1 +2 +3। समझ गए? अब मान लो आपको इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है समझ रहे हो, इस पॉइंट की क्या बतानी है, लोकेशन। तो इस पॉइंट के सामने इधर देखो ये x की वैल्यू कितनी है, 3, और इधर देखोगे तो ये y की वैल्यू कितनी है, 2। तो इस पॉइंट की जो लोकेशन होगी वो कितनी होगी, 3,2। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हो बच्चों, x और y दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाए तो बच्चों x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव। अब मान लो प्यारे बच्चों इधर मुझे ये वाला पॉइंट प्लॉट करना है। ठीक है, अब इस पॉइंट की वैल्यू देखनी है हमें क्या है, सबसे पहले इसके सामने x की वैल्यू देखेंगे, फिर y। तो कितनी है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है, -2। यानी कि हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू क्या होती है, जो मुझे ये पॉइंट देखना है क्या है मेरा। तो इधर इसके सामने ये इधर x की वैल्यू कितनी है, -2, और y की वैल्यू कितनी है, 1। समझ पा रहे बच्चों? देखो बेटा पहले x की वैल्यू देखते हैं और फिर y की। तो x किसके नीचे देखोगे, -2, और इधर देखोगे तो 1। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो जो सेकंड क्वाड्रेंट है प्यारे बच्चों वहाँ x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत? अब मान लो मुझे ये पॉइंट प्लॉट करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या है ये, अब बता सकते हो? तो अगर आप सामने से देखोगे इधर x की वैल्यू -3, y की वैल्यू भी -3, -3, -3, यानी कि आप कह सकते हो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। समझ पा रहे हो बात को? आप कहोगे सर ये सब क्यों बता रहे हो? बच्चों 9th क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? मान लो वो दे दे 2,3 और आपसे पूछ ले कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपको देखना है x और y दोनों प्लस के है, तो दोनों प्लस के कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट। तो आप कहोगे एक पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मान लो आपको कोई पॉइंट दे दे -3, -2, ठीक है, तो आपको बताना पड़ जाए कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों ये। तो दोनों वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में प्यारे बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में। अच्छा, अगर वो आपसे अब ये पूछ ले 4,0, 4,0, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देखो बच्चों, ये पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है। क्यों? ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है प्यारे बच्चों, x एक्सिस पे। तो यानी कि ये पॉइंट ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। अगर आपसे पूछा जाए ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप इसका क्या जवाब दोगे प्यारे बच्चों, ये एक्सिस में है। और क्वाड्रेंट वो आपसे पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कहाँ पे ये पॉइंट, तो आप क्या जवाब दोगे, ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। समझ पा रहे हो बच्चों? कोई दिक्कत? 9th क्लास में बच्चों इतना ही है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इतना बेसिक करने के बाद आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, एक आधा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह जाता है बस, बाकी ओवरऑल क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत बच्चों?
चले आगे बच्चों। अब तक हमने एक पॉइंट की बात की थी। वो एक पॉइंट की बात जब तक हम कर रहे थे तो हम 9th क्लास में थे। जैसे ही हम एक पॉइंट से कितने पॉइंट पे आ जाएंगे प्यारे बच्चों, 2 पॉइंट पे, तो हम 10th क्लास में आ जाएंगे। तो बेसिकली अब हम अपना 10th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10th क्लास में प्यारे बच्चों 2 पॉइंट की बात करेगा। मान लो एक पॉइंट P है, एक पॉइंट क्या है Q। मान लिया ये पॉइंट x, y है, ये पॉइंट भी एक्स वाई है। दोनों को अलग अलग करने के लिए यहाँ x1 y1 दे देते हैं और ये क्या कह देते हैं x2 y2। समझ पा रहे हो बच्चों। तो 10th क्लास में सबसे पहले हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या पढ़नी है, डिस्टेंस पढ़नी है, और जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि 10th क्लास का जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है PQ स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और यू कैन ऑल्सो राइट x2 माइनस x1, यानी कि आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, या फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे बच्चों। ये हमारा 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला फॉर्मूला है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब तुम कहोगे सर क्यों डिस्टेंस फॉर्मूला यही क्यों होता है। बिल्कुल बेटा, इसका भी जवाब है। मैं यहाँ पे इसका डेरिवेशन करा सकता था, लेकिन मैं अभी डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। डेरिवेशन जितने भी इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं, जितने भी फॉर्मूले मैं आपके सामने लेके आऊँगा, उन सभी के डेरिवेशन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। साथ में डेरिवेशन में इसलिए नहीं करा रहा बच्चों, काफ़ी सारे जो हमारे एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जब उनको डेरिवेशन कराई जाती है तो वो थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, कि उसकी वजह से टॉपिक कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और डेरिवेशन जबकि हमारे सिलेबस में नहीं आती, लेकिन फिर भी बच्चों में क्यूरियोसिटी रहती है कि डेरिवेशन चाहिए हमें। तो डेरिवेशन के लिए मैं फिर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जैसे ही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म होगा, लास्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो आएगी बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसके बाद एक और जो वीडियो आएगी प्यारे बच्चों वो आएगी शॉर्टकट फॉर्मूले, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट फॉर्मूले। अब आप कहोगे शॉर्टकट फॉर्मूलों की ज़रूरत क्या है सर। बेटा, शॉर्टकट फॉर्मूला की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि CBSE ने पिछले साल आपके पेपर में एक चेंज किया है। वो चेंज है MCQ क्वेश्चन। अब आपके पेपर में 20 क्वेश्चन MCQ आएंगे, और MCQ या शॉर्ट आंसर जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें हमें एक्सप्लेन किसी चीज़ को नहीं करना होता, हम वहाँ पे डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। तो मैं आपको वहाँ ऐसे ही तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट उसका क्या लिख पाओ, आंसर लिख पाओ, जिससे हमारा एग्ज़ाम में क्या बचेगा, टाइम बचेगा। लेकिन पहले हम सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और उनकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ पा रहे हो। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल होगा बच्चों। मान लो आपको 2 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। एक पॉइंट A दिया है 2,3, ठीक है, और एक कोई B पॉइंट दिया है 5,6, और आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो कुछ किस तरीके से निकालोगे बच्चों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, ठीक है। 2 में से 5 गया प्यारे बच्चों, कितना बच गया, -3, -3 का स्क्वायर, 3 में से 6 गया -3 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 और 9 √18, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे वो आएगा 3√2, और इसकी यूनिट ही होती है। जैसे डिस्टेंस को हम मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डिस्टेंस है वो किस में आती है प्यारे बच्चों, यूनिट में आती है। तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ गए बात को। तो बच्चों, अब तक हमने 2 पॉइंट की बात की, जिसमें हमने 2 पॉइंट के बीच की क्या निकाली, उनकी डिस्टेंस निकाली। लेकिन अगर अब 3 पॉइंट हो, ठीक है बच्चों, कितने पॉइंट हो, 3 पॉइंट। तो अगर मैं 3 पॉइंट की बात करूं प्यारे बच्चों, मान लेता हूँ 3 पॉइंट है। A पॉइंट जिसको हमने नाम दे दिया x1, y1, कोई B पॉइंट है x2, y2, एंड कोई C पॉइंट है x3,
y3। अब बच्चों दो तरीके की पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? या तो ये तीनों के तीनों पॉइंट एक सेम स्ट्रेट लाइन में आ रहे होंगे, यानी कि अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूँ तो तीनों के तीनों पॉइंट उसी एक लाइन के ऊपर आ रहे होंगे। समझ पा रहे हो बच्चों? कोई दिक्कत? और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दो पॉइंट तो एक लाइन पे हो, लेकिन जो तीसरा पॉइंट हो वो एक लाइन पे ना आ रहा हो। समझ पा रहे हो बच्चों? क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो या तो वो तीनों एक सेम स्ट्रेट लाइन में आएंगे या वो तीनों सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे। ऐसे पॉइंट प्यारे बच्चों जो सेम स्ट्रेट लाइन में आए उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट, जो एक सेम स्ट्रेट लाइन में आते हो। समझ पा रहे बच्चों बात को? और अगर तीन पॉइंट इस तरीके से, तो ये तो आप सभी को पता है कि क्या बनेगा? ट्रायंगल। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत? समझ? ठीक है। अब हमें क्या देखना है बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से हमें ये देखना है कि कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर कब होंगे। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो कोलिनियर की कंडीशन तो ये होती है प्यारे बच्चों, आपके सामने दिख रहा है। अगर मैं तीनों डिस्टेंस निकालूँ, ए बी, बी सी और ए सी, डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर मैं ए बी प्लस बी सी को ऐड कर दूं और ऐड करने के बाद ये ए सी के बराबर आ जाए, तो ये कंडीशन किसकी है प्यारे बच्चों? कोलिनियर पॉइंट्स की। इसकी एक और कंडीशन है प्यारे बच्चों, ठीक है। वो क्या कि ये तीन पॉइंट एक लाइन पे है तो कोई भी ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, और जब कोई ट्रायंगल ही नहीं होगा तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 0। तो अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0। किसके लिए? कोलिनियर पॉइंट के। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। समझ पा रहे हो? तीसरा एक और फॉर्मूला होता है जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। शॉर्टकट फॉर्मूले के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसी में बताऊंगा कोलिनियर पॉइंट का शॉर्टकट, ठीक है बच्चों। चले आगे। तो बच्चों अब सवाल उठता है ट्रायंगल बनेगा तो कौन सा बनेगा प्यारे बच्चों? या तो वो स्केलिन ट्रायंगल होगा, या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, या वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या वो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होगा। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल का नाम नहीं लिया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का नाम नहीं लिया। बच्चों उन ट्रायंगल का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे उन्हीं ट्रायंगल को डिस्कस करने वाले हैं जिनको हम साइड की हेल्प से बता पाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइड हम यहाँ पे किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इन तीनों डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, ए बी, बी सी और ए सी से, ठीक है बच्चों। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कोई भी ट्रायंगल स्केलिन बन रहा है? तो आपने जब ये तीनों डिस्टेंस फाइंड की, फिर से बता दूँ ये तीनों डिस्टेंस किससे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। और अगर इन तीनों डिस्टेंसेज में से कोई भी बराबर नहीं आया, अगर कोई भी डिस्टेंस बराबर नहीं आई, तो हमारा जो ट्रायंगल होगा प्यारे बच्चों, कौन सा ट्रायंगल होगा? स्केलिन ट्रायंगल होगा। समझ पा रहे बच्चों? और अगर वो तीनों की तीनों साइड बराबर आ जाए तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा प्यारे बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। और अगर आइदर ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल, यानी कि इन तीनों की तीनों में से अगर कोई भी दो साइड इक्वल है तो वो हमारा कौन सा होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। समझ पा रहे हो बच्चों? अब आ जाओ राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल में कब होगा बच्चों? जब किसी भी दो साइड का स्क्वायर का सम किसी भी दो, मान लो ए बी और बी सी ले लिया, अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाए? ए सी स्क्वायर। बच्चों जरूरी नहीं है ए बी बी सी, नाम तो आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने कहा किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता है, मान लो आ जाए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाए? बी सी स्क्वायर। समझ पा रहे हो? या फिर ये आ जाए प्यारे बच्चों ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाए? ए बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब है किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो वो ट्रायंगल हमारा कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। समझ पा रहे हो? फिर आता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है ही, प्लस अगर ये ए बी और बी सी भी बराबर हो जाए, क्या हो जाए? अगर ए बी और बी सी भी बराबर हो जाए तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। समझ पा रहे हो बच्चों? अब पता चल रहा है धीरे धीरे इस चैप्टर का नाम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो डेफिनेशन थी वो क्या थी?
वो यही थी कि हमें ज्योमेट्री पढ़नी है। ज्योमेट्री क्या होती है? ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। और हम ट्रायंगल की टाइप पढ़ रहे हैं किसकी हेल्प से? कोऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं और उसी डिस्टेंस की हेल्प से हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो जो ट्रायंगल बनेगा 3 पॉइंट से वो कौन सा बनेगा, स्केलिन बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? ये तो हो गया 3 पॉइंट। अब बात करते हैं कि अगर 4 पॉइंट दे रखे हो तो क्या हो। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों 4 पॉइंट की। 4 पॉइंट तो वैसे तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, लेकिन हम जो 4 पॉइंट की बात करेंगे बच्चों, वो चारों पॉइंट की किसकी बात करेंगे कि उनसे क्या बनता हो? एक क्वाड्रिलेटरल बनता हो। क्या बनता हो? एक क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल बनेगा प्यारे बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा? वो क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर होगा, वो क्वाड्रिलेटरल एक रम्बस होगा, वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा, या कोई वो एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल होगा। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? उससे पहले बेटा मेरी एक बात का जवाब दो। अगर 4 पॉइंट है तो आप टोटल कितने डिस्टेंस निकाल सकते हो? ठीक है, तो कई बच्चे जाने अनजाने में कह देते 4। 4 नहीं बच्चों, हम टोटल 6 डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, और उसके अलावा एक ये ए सी और एक ये बी डी। यानी कि हम टोटल कितने डिस्टेंस निकाल सकते हैं? 6 डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर हमें कितने पॉइंट दे रखे हो? 4 पॉइंट दे रखे हो। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो 4 पॉइंट दे रखे हो तो कौन कौन सी फिगर बन सकती है? सबसे पहले बात करते हैं पैरेललोग्राम की। किसकी बात करते हैं? पैरेललोग्राम की। तो अगर मैं इस फिगर को ही मान लूँ भी यहाँ पे, तो अगर बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसकी अपोजिट साइड बराबर हो जाए, यानी कि अगर ए बी बराबर आ जाए सी डी के एंड ए डी बराबर आ जाए किसके? बी सी के, तो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा पैरेललोग्राम। लेकिन ध्यान रहे प्यारे बच्चों, अभी तक भी अगर आपको नहीं पता चला हो तो बता दूं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी निकलेंगे कैसे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि इन चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस निकाल लेंगे। समझ पा रहे हो बच्चों? फिर आता है रम्बस। ठीक है, रम्बस क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर चारों की चारों साइड बराबर आ जाए, ए बी बराबर आ जाए, बी सी बराबर आ जाए, सी डी बराबर आ जाए, ए डी, यानी कि अगर ये चारों की चारों डिस्टेंस बराबर आ जाए तो जो हमारी फिगर होगी या जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या कहलाएगा? रम्बस कहलाएगा। समझ पा रहे बच्चों बात को? फिर बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल क्या कहता है प्यारे बच्चों? ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, मतलब अपोजिट साइड तो बराबर होनी ही चाहिए, प्लस डायगनल्स भी इक्वल होने चाहिए। क्या इक्वल होने चाहिए? डायगनल भी इक्वल। अब कई बच्चों के मन में डाउट आता है, सर डायगनल इक्वल होने से क्या होता है? हमें तो पता है कि राइट जो ट्रायंगल रेक्टेंगल होता है उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो इन दो चीज़ों से तो कहीं भी ये नहीं पता चल रहा कि उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो वो कैसे? तो बच्चों उसका भी प्रूव करवाऊंगा मैं, जो जहाँ पे फॉर्मूले ड्राइव कराऊंगा तो वहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा कि डायगोनल इक्वल होने से ये एंगल 90 डिग्री क्यों होते हैं। समझ पा रहे बात को? फिलहाल के लिए इतना याद रखो, अगर अपोजिट साइड बराबर है और डायगोनल इक्वल है तो आप इस क्वाड्रिलेटरल को क्या कह सकते हो? रेक्टेंगल कह सकते हो। फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों स्क्वायर की। ठीक है ना, स्क्वायर की। तो स्क्वायर के अंदर चारों साइड तो बराबर होनी ही चाहिए, यानी कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, और साथ में ये दोनों डायगोनल भी, और डायगोनल इक्वल हो जाते हैं तो एंगल अपने आप कितने डिग्री के हो जाते हैं? 90 डिग्री के। समझ पा रहे हो बच्चों? तो वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ ट्रेपीजियम की बात नहीं की, तो बच्चों कहीं से भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से ये प्रूव नहीं कर सकते कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम होगा या नहीं होगा, क्योंकि ट्रेपीजियम की एक ही प्रॉपर्टी है कि उसकी अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए? पैरेलल। और डिस्टेंस की हेल्प से यानी कि साइड की हेल्प से हम ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि वो ट्रेपीजियम है या नहीं है। और अगर चारों ही साइड बराबर नहीं आती तो आप उसे सिंपल क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो। समझ पा रहे हो बात को बच्चों? कोई दिक्कत? ये थी डिस्टेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशन। समझ पा रहे हो? जहाँ पे हमने 2 पॉइंट के बारे में बात की, 3 पॉइंट के बारे में बात की, और कितने पॉइंट के बारे में बात की? 4 पॉइंट की। कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ पा रहे हो बात को? चले आगे। तो बच्चों अब तक हमने पढ़ लिया डिस्टेंस फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशन। अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन जैसे कि पता ही चल रहा है बेटा, किसी चीज़ को क्या करना? डिवाइड।
तो मान लेते हैं हमारे पास ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी। क्या है प्यारे बच्चों? लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, ये ए के कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे x1 कोमा y1 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है प्यारे बच्चों? x2 कोमा y2। समझ पा रहे बच्चों? ए के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 कोमा y1 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है प्यारे बच्चों? x2 कोमा y2। अब हम मान लेते हैं यहाँ कोई तीसरा पॉइंट है सी। समझ पा रहे बच्चों? तो सी पॉइंट इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? एक तो हिस्सा है ए सी और एक हिस्सा क्या है? बी सी। और सी के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x कोमा वाई। समझ पा रहे बच्चों बात को? सी के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए? x कोमा वाई। अब बच्चों ये दो हिस्से बन रहे हैं, ठीक है, तो इस वाली लेंथ को हमने m मान लिया और इस वाली लेंथ को क्या मान लिया? n मान लिया। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या प्रोवाइड करता है प्यारे बच्चों? अगर हमें पॉइंट दे रखा है तो ये रेशो बताता है कि ये पॉइंट इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, और अगर हमें रेशो दे दी जाए तो हमें ये पॉइंट बताता है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है? इसकी इससे मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना ज़रा, ठीक है, और इसकी इससे, बस इतना याद रखना। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे जो सी पॉइंट है x कोमा वाई, वो क्या होगा प्यारे बच्चों? m की मल्टीप्लाई इधर x से x2, पहले सिर्फ x वाली वैल्यू लेनी है, कोई प्रॉब्लम बच्चों? प्लस n की मल्टीप्लाई इधर x1 और नीचे रेशो का सम। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? यहाँ पे पहले सिर्फ किसकी वैल्यू लेनी है? x कोमा, फिर वही प्रोसीजर लेकिन अब y की वैल्यू, m की मल्टीप्लाई इससे m इंटू y2। समझ पा रहे हो? और n की मल्टीप्लाई इधर n इंटू में y1। ठीक है, नीचे प्लस। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो इस फॉर्मूले को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिस पैटर्न में मैंने बताया उसी पैटर्न में समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कई बार प्यारे बच्चों, ठीक है, हम ये जो रेशो दे रखी है इस रेशो को k/1 भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? k/1। समझ पा रहे हो? मैं ज़्यादातर क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में इस रेशो को क्या मानूंगा? k/1। जहाँ पे जो k की वैल्यू होगी वो m/n होगी। खैर छोड़ो, उससे आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता क्या होगी। तो फिर से ये पॉइंट हमने क्या मान लिया? x1 कोमा y1 और ये पॉइंट क्या मान लिया प्यारे बच्चों? x2 कोमा y2। इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही फॉर्मूला। याद नहीं करना है, समझना है। इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर। ठीक है, तो k की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x से तो kx2, 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 1 इंटू में x1 और नीचे रेशो का सम। समझ पा रहे बच्चों? यहाँ x की वैल्यू, अब y पे आ जाओ। ठीक है, 1 इंटू में इधर कर लो या पहले इधर कर लो। k की मल्टीप्लाई y2 से करोगे ky2 और फिर 1 की मल्टीप्लाई इधर 1 इंटू y1 और नीचे रेशो का सम। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला जो किसी भी लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। या अगर हमें रेशो दी जाए तो हम पॉइंट बता सकते हैं और पॉइंट दी जाए तो हम क्या बता सकते हैं? रेशो बता सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को बच्चों? कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो ना? सेक्शन फॉर्मूला आप रेशो एन भी ले सकते हो और क्या ले सकते हो? k/1। बच्चे सेक्शन फॉर्मूले के दो हिस्से होते हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तो 10th क्लास की बात की जाए तो हमें इंटरनली भी ही करना है और उसीलिए मैंने उतना ही बताया। एक्सटर्नली कब होगा? जब ये पॉइंट ए बी लाइन पे ना हो के इससे बाहर होगा, तो उस केस में हम कहेंगे कि सी पॉइंट उसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। अब आ जाओ एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि वो फॉर्मूला जो इसी से ड्राइव हुए हैं। ठीक है, तो उस अगला फॉर्मूला प्यारे बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला से ही ड्राइव हुआ है प्यारे बच्चों। देखो क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला? जैसे कि नाम से ही पता चला, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x1 कोमा y1, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x2 कोमा y2। समझ पा रहे हो बात को? और ये कोई सी पॉइंट है, इसमें ये सी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता था प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पे जो ये सी पॉइंट है ये है मिड पॉइंट। समझ पा रहे हो? अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ?
वो मैं प्रूव वाली वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, मिड पॉइंट में ये भी 1 हो जाता है, ये भी 1, तो m की जगह भी 1 रख दो, n की जगह भी 1, तो क्या बच जाएगा x1 प्लस x2, इसकी जगह भी 1, इसकी जगह भी 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। अगला हिस्सा है सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला समझने से पहले प्यारे बच्चों हमें ये समझना पड़ेगा कि सेंट्रोइड होता क्या है। तो सेंट्रोइड में आपको समझा देता हूँ। किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी ट्रायंगल के अंदर मीडियन क्या होता है, सेंट्रोइड से पहले वो समझो। तो किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से, किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, मीडियन। फिर से समझो, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट, तो यहाँ दो बातें बड़े ध्यान से समझना, एक तो ये मीडियन है और दूसरा ये मिड पॉइंट है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के जितने भी मीडियन बनेंगे, ठीक है, ये मीडियन एक सिंगल पॉइंट पे काटेंगे, और ये जो सिंगल पॉइंट होता है बच्चों, इस सिंगल पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सेंट्रोइड। समझ पा रहे हो बात को। और ये हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है, 2:1 में। ये याद रखना, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। अभी सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, इस पॉइंट को मैं ई नाम दे देता हूँ। तो ये कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा x, y, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चों, x1, y1, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, x2, y2, और ये पॉइंट क्या होगा, x3, y3। तो सेंट्रोइड का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। ये फॉर्मूला भी कैसे आया, इसका भी डेरिवेशन मैं आपको डेरिवेशन वाली वीडियो में कराऊंगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, चले आगे, कोई दिक्कत। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले सेक्शन फॉर्मूले के हेल्प से ही ड्राइव हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले 2 पॉइंट और याद रखो, 2 नोट्स याद रखो। एक वर्ड आएगा यहाँ पे, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब ट्राई वर्ड का मतलब क्या होता है, 3, और सेक्शन का मतलब टुकड़े करना। यानी कि अगर किसी भी लाइन के 3 टुकड़े किए जाए, कितने टुकड़े किए जाए बच्चों, 3। मान लो ये ए पॉइंट है, फिर ये बी पॉइंट नाम दे दिया, ये सी, और ये कितना दे दिया, डी। तो इसके टोटल कितने पार्ट हो गए, 1 2 3। तो बच्चों एक बात ध्यान से बताओ, अगर मैं बी की बात करूं तो बी यहाँ पे ए बी के पास कितने हिस्से हैं, 1, और यहाँ से यहाँ कितने हिस्से, 2। तो जाहिर सी बात है बी पॉइंट इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, 1:2। और अगर मैं सी पॉइंट की बात करूं तो इस पूरे इसी के पास 2 हिस्से और इसके पास 1 हिस्से, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा प्यारे बच्चों, 2:1। तो जब भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का जिक्र आए तो ध्यान रखना ये रेशियो गिवन होती है आपको, ये 1:2 और ये 2:1। और मैंने पहले ही बताया था अगर रेशियो दे रखी है तो आप क्या बता सकते हो, पॉइंट बता सकते हो। समझ पा रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत। इसी तरीके से अगर वो आपसे किसी भी लाइन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो ध्यान से, कितने हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो 4। कौन कौन से, मान लो ए, फिर बी, सी, डी और फिर ई। तो अगर 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है बच्चों, ठीक है, तो आप रेशियो वाले तरीके से भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है, देखो इधर अगर मैं सी की बात करूं तो 2 हिस्से इसके पास, 2 हिस्से इसके पास, यानी कि बराबर बराबर हिस्से हैं। और बराबर बराबर हिस्से, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ सी मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, ए का। यानी कि आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप रेशियो लेके चलते तो सेक्शन फॉर्मूला, और अगर आप ये लेके चलोगे तो ए का मिड पॉइंट आ गया सी। यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला आसान होता है, सीधा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y/2। समझ गए बात को, तो ये मिड पॉइंट। इसी तरीके से मैं बी की बात करूँ तो वो ए सी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। समझ पा रहे हो। और डी की बात करूँ तो मिड पॉइंट ऑफ सी। तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हो जब वो 4 हिस्सों में डिवाइड करे। 5 हिस्से ज़्यादातर आते नहीं है, और 5 अगर हिस्से आ भी जाए तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि इस पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने हिस्से और यहाँ कितने हिस्से, उतनी उसकी क्या बन जाएगी, रेशो। उस रेशो की हेल्प से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत।
अगला पॉइंट बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता तो मजबूरन बताना पड़ता है। ठीक है, एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों, अगर हम किसी भी पैरेललोग्राम की बात करें, किसकी बात करें, पैरेललोग्राम, आपको पता है उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये हिस्सा इसके बराबर है और ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। समझ पा रहे हो बात को या नहीं समझ पा रहे? इस पॉइंट को मैंने ई मान लिया। बाइसेक्ट का मतलब समझ रहे हो, ये हिस्सा इसके बराबर और ये हिस्सा इसके बराबर। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि जो मिड पॉइंट होगा, किसका मिड पॉइंट, ए सी का, वो बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी। होगा या नहीं होगा? अगर ए सी के मिड पॉइंट की बात करें जो कि ई है, बी डी का भी मिड पॉइंट ई है, तो हम कह सकते हैं ना मिड पॉइंट ऑफ ए सी बराबर होगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी। कोई दिक्कत बच्चों? सेक्शन फॉर्मूले में इतना ही। चले आगे। तो अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, अगर आप उसको ध्यान से समझोगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे मैंने सेक्शन फॉर्मूले में भी आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसी तरीके से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात डेरिवेशन की, वो तो मैं आपको बताऊँगा ही। ठीक है, आप ध्यान से समझते हैं प्यारे बच्चों। इसके जितने भी x की वैल्यू है वो लिख दो, पहले रटना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? क्या हमने यहाँ पे जितने भी x की वैल्यू थी वो रख दी, कोई प्रॉब्लम? x1 x2 x3। अब आपको क्या करना है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे देखो, इधर से ये x1 है, इसके बाद x2 यहाँ पे है, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। क्या, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। फिर से ध्यान से समझ लो प्यारे बच्चों, पहले क्या लिखना है, x1 x2 x3, फिर उसके बाद x1 लिख दिया तो y2 से काउंटिंग स्टार्ट करो, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। समझ पा रहे हो कितना आसान है तरीका? ठीक है, और एक और तरीका ये याद रखो बच्चों, यहाँ 1 है तो यहाँ अंदर 1 नहीं आएगा, यानी कि 2 और 3 आएगा। समझ पा रहे हो बच्चों? तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 1 2 3, 1 छोड़ दो, 2 माइनस 3, 3 माइनस 1 और 1 माइनस 2। समझ पा रहे हो बच्चों? 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 और 2 माइनस 1। देख लो, 2 माइनस 3, 3 माइनस 1 और 1 माइनस 2। और यही है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। कोई दिक्कत बच्चों? समझ पा रहे बात को? अब अगर आ जाए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या आ जाए प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता। हाँ, शॉर्टकट फॉर्मूला ज़रूर होता है, वो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। लेकिन अगर क्वाड्रिलेटरल के एरिया की बात की जाए प्यारे बच्चों, ए बी सी डी, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 ट्रायंगल में डिवाइड। समझ पा रहे हो? और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के आपस में क्या कर देंगे, ऐड। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब कोई बच्चा कहे अगर सर मैं ये वाली साइड जोड़ दूँ तो ये भी जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने ये बी डी जोड़ दिया, ठीक है, तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का क्या फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? समझ पा रहे हो? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी बेसिक था समझ में आया। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों। डेरिवेशन जो कि मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ बार बार, आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट है क्योंकि उनका रीज़न पता होना चाहिए।
वो सिलेबस में नहीं है और ना ही वो पेपर में आते हैं। बस वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ही कराए जाएंगे, लेकिन वो मैं सिर्फ तभी कराऊंगा जब मुझे कमेंट सेक्शन में उससे रिलेटेड कम से कम 20 यस के कमेंट मिलेंगे। अगर मुझे 20 यस के कमेंट मिले तो ज़रूर मैं प्रूव कराऊंगा हर एक क्वेश्चन का, ठीक है, हर एक फॉर्मूला जितना भी मैंने कराया है। फ़िलहाल के लिए आज की क्लास में इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू।